In a tragic and distressing incident, a 16-year-old coaching student was found dead in Kota, Rajasthan. Risha Singh was preparing for NEET and the cops are investigating the matter. This is the 24th suicide in Kota in the past 9 months. दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में 22 साल के यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये छात्र राजस्थान के दौसा का रहने वाला था और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अब मेंस की तैयारी करने के लिए आदर्श राज बिहार का रहने वाला एक 17 साल का लड़का अपने 12th के बोर्ड एग्जाम देता है। उसके माँ बाप किसान थे और उनकी पूरी लाइफ एक फाइनेंशियल स्ट्रगल में गुजर रही थी। फाइनली 12th में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके टीचर उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो तुम्हें कोटा जाकर नीट प्रिपरेशन करनी चाहिए। और हमेशा से आदर्श ये सोचता था कि उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा और अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारेगा। उसके माँ बाप हमेशा से आदर्श को सपोर्ट करते थे और अब 12th के बाद वो सोचने लगे थे कि उनका बेटा एक डॉक्टर बनेगा और उनकी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके माँ बाप परेशान थे कि उनका बेटा इतनी दूर जा रहा है, लेकिन आदर्श उन्हें समझाता है कि अगर वो कोटा जाकर पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर सेट हो जाएगा और फाइनली उसके पेरेंट मान भी जाते हैं। साल आता है 2023। आदर्श अपनी आंखों में सपना लेकर बिहार से कोटा आता है। शुरू के दिन में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर डे बाय डे उसको रियलाइज होने लगता है कि यहाँ का एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब पढ़ाई की टेंशन, एग्जाम की टेंशन और घर की याद उसको बेचैन करने लगी थी। कोटा में हर दिन एक नया चैलेंज था। दिन भर इंटेंस स्टडी शेड्यूल, कंपटीशन और बहुत सारे स्ट्रेस इंड्यूसिंग थॉट्स उसको परेशान कर रहे थे। अब आदर्श को लगने लगा था कि वो अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाएगा और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से वो सिलेबस में भी पीछे हो जाता है, जिस वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है। अब ऐसे में वो अपने माँ बाप से जब भी बात करता तो वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही रखने की कोशिश करता, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है और हमेशा अपने माँ बाप से झूठ बोलता कि सब ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। एंड फाइनली अब वो दिन आने वाला था कि जब उसका नीट का रिजल्ट आता। अब वो और भी ज्यादा सोचने लगता है कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो माँ बाप से क्या बोलूंगा, दोस्तों को किस तरह समझाऊंगा। इसी बीच वो एक मॉक नीट टेस्ट दिया था जिसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जिसके बाद वो अपने रूम में आया और रूम लॉक कर देता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और रूम में देखने पर आदर्श फैन से लटका हुआ मिलता है। There's an SOS emerging from the education hub of India from Kota, and that is of multiple suicides that have been reported of students under pressure, under stress. आदर्श की तरह अनगिनत स्टूडेंट्स हैं जो हर दिन ऐसे ही प्रेशर में अपने आप को प्राउडली डाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि ये प्रेशर आता क्यों है? क्या आदर्श की कुछ बड़ा करने की सोच गलत थी और हमारे देश में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होने के चांसेस इतने ज्यादा क्यों हैं? आप मुझे कुछ ही मिनट्स दो, मैं आपको इस ट्रैप को पूरी तरह समझा दूंगा। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? National education, and the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. Did you get straight A's in school? If so, good for you, congratulations. But in the real world, you'll never get straight A's again. धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। स्टीव जॉब्स, को-फाउंडर ऑफ एप्पल। बिल गेट्स, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ट्रेविस कॉलानिक, को-फाउंडर ऑफ उबर। एक तरफ है दुनिया के रिचेस्ट लोग जो आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहे हैं। Kalanick is planning to sell 29% of his shares, according to a source. और दूसरी तरफ है हर वो स्टूडेंट जो ना चाहते हुए भी हर दिन सुबह जल्दी उठते हैं और स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, टाइम से असाइनमेंट कर रहे होंगे और ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे। एज वेल एज हर वो माँ बाप जो अपने बच्चे को ऐसे ट्रैप में प्राउडली डाल रहे हैं और ये सोच रहे होते हैं कि जब मेरा बच्चा कॉलेज से निकलेगा तो उसके पास एक डिग्री होगी, फिर उसको एक जॉब मिलेगी और मेरे सपनों का घर खरीदेगा, एक लग्जरी कार खरीदेगा और सोसाइटी में मेरा और मेरे बच्चे का नाम रोशन होगा। और इन्हीं सपनों की वजह से एक स्टूडेंट प्रेशर में आने लगता है
जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। क्यों नहीं जा रहे? दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। उसको सोसाइटी में फेलियर का टैग मिल जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है। अब ऐसे में अगर आपकी जॉब लग भी जाती है तो सैलरी बहुत कम होती है, जिस वजह से आप EMI पर फोन, बाइक, कार खरीद लेते हो। फिर हर वक्त आपको ये डर रहता है कि अगर जॉब गई तो EMI कौन भरेगा। फिर आप बिना सोचे हर दिन उस शेड्यूल को फॉलो करने लगते हो। सुबह जॉब के लिए जाना, शाम घर वापस आना, फिर चाहे आपको वो करना पसंद हो या नहीं। लेकिन आपकी गलती क्या थी? आपने तो हर वो चीज की जो स्कूल कॉलेजेस में आपको बताया गया था। आप क्लास में टॉप करने के बावजूद भी अपनी लाइफ में पीछे हो। आपने तो वही किया था जो सोसाइटी की नजर में अच्छा था। हाँ, आपको जो बताया गया था आप वही फॉलो करते आए हो। लेकिन एक सच जो आपसे हमेशा से छुपाया गया है, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप जो हर दिन आंख बंद करके जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। अभी आप जिस जॉब के पीछे भाग रहे हो उसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देकर आपके अंदर की क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए मार दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एजुकेशन सिस्टम को ऐसा सोचकर क्यों बनाया गया होगा। तो जैसे ही इस डॉक्यूमेंट्री का एंड होगा, आपका यही सवाल मजाक में बदल जाएगा। साल था 1835। इंडिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा चल रहा था और इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगता है कि इंडिया में कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें अगर आजादी मिली रही तो वो फ्यूचर में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। और ये बात उनको अब परेशान करने लगी थी। वो सोचने लगे कि किस तरह से लोगों का टैलेंट छीना जाए जिससे वो हमारी तरह सोचे और हमारे ही दिए पैसों से अपना गुजारा करें। फिर तभी थॉमस बेबिंगटन मैकुलन ने कहा, We must create a class of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in moral and in intellect। और वैसे भी उस वक्त इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स कंट्री को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें सिर्फ हाईली एजुकेटेड लोग ही सेलेक्ट होते थे जिनका काम रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी, लेकिन फिर ईयर 1922 में जब उनको और ज्यादा लगने लगा कि इंडियन टैलेंट से उन्हें खतरा है, तो उन्होंने लोगों के दिमाग में ये डालना स्टार्ट कर दिया कि आपको हाई सिक्योरिटी वाली जॉब मिलेगी और आराम से आपको एक ऑफिस में बैठकर वर्क करना होगा जिसके बदले आपको हर महीने पैसा मिलेगा। और इसी वजह से सोसाइटी में जॉब वाले को इज्जत मिलने लगी। और फिर धीरे धीरे देश के इंटेलिजेंट लोग नेशन बिल्डिंग या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से अपना ध्यान को हटाकर बिना रिस्क वाली एक नौकरी की लाइन में लगने लगे। और उसके बाद उन्हें इस तरह का वर्क दिया जाने लगा जिससे उनके अंदर की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और लीडरशिप को हमेशा के लिए मार दिया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ एक ओबीडियंट क्लर्क बनकर रहने लगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देश के हर सिटीजन के अंदर ये नौकरी वाली सोच डाल दी जहाँ सेफ रहना, रिस्क न लेना और सिर्फ अपनी सैलरी से काम चलाना नॉर्मल बन गया। और आज तक हम उसी सैलरी वाले ट्रैप में फंसे हुए हैं। हर एक इंसान 9 से 5 की नौकरी में फंसा हुआ है। कुछ लोग तो 9 से 6 की, 9 से 7 की, 9 से 8 की, 9 से 9 की, 9 से 12 बजे की नौकरी में फंसे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ। थोड़े बड़े होते हैं तो सब कहते हैं कि 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, फिर लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन क्या सच में लाइफ आसान हुई? नहीं। फिर हमसे कहा जाता है कि 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, फिर लाइफ आसान हो जाएगी। क्या आपकी लाइफ आसान हुई? नहीं। और ऐसे में हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि मुझे लाइफ में क्या करना है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि सोसाइटी में इज्जत पानी है तो 12th बोर्ड में 90% मार्क्स ले आओ। और जैसे ही हम 12th पास करते हैं तो सब बताने लगते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। कोई बोलता है कि IAS बन जाओ, फिर मजे ही मजे। और कोई कहता है कि इंजीनियरिंग कर लो। लेकिन ये सब सवाल आखिर आए कहाँ से? मुझे तो अब तक सिर्फ मार्क्स अच्छे लाने को कहा गया था, हमें तो कभी कुछ सोचने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। और जो ये बोल रहा है कि डॉक्टर बन जाओ, वो तो खुद डॉक्टर नहीं है, तो उसको कैसे पता कि डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है? जो IAS
आईएएस बनने के लिए बोल रहा था, वो तो खुद एक 9 to 5 वाली जॉब करता है। उसको कैसे पता कि एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। और हमारे पास हजारों करियर ऑप्शंस होने के बावजूद टीचर्स, पेरेंट्स अपने बच्चों की जान दांव पर क्यों लगा देते हैं? A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exams. The child committed suicide in his hostel room. इसको समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। ह्यूमन बीइंग हमेशा से एक सर्टेनिटी के पीछे भागते हुए आए हैं, बिना ये देखे हुए कि सक्सेस रेट या फेलियर रेट कितना है। हमें बस एक क्लियर पाथ चाहिए होता है। अब अगर आप नीट या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखोगे तो वो बिल्कुल एक क्लियर पाथ है जो ऑलरेडी ड्रॉ किया जा चुका है। आपको 12th में साइंस या आर्ट्स लेनी है, फिर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके बाद अगर आपने साइंस ली थी तो आप नीट का एग्जाम दोगे, अगर आपने आर्ट्स ली थी तो ग्रेजुएशन के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे। मतलब पूरा बात ऑलरेडी क्लियर है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और ह्यूमन ब्रेन को यही तो चाहिए। दूसरी चीज है स्टेटस। इंसान हमेशा से स्टेटस के पीछे भागते हुए आया है और आगे भी भागता ही रहेगा। सो अगर आप इन बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक शॉर्ट एंड आसान रास्ता है अपनी सोसाइटी में खुलकर स्टेटस बढ़ाने के लिए। क्योंकि कोचिंग सेंटर से लेकर मीडिया तक इसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये अच्छे मार्क्स लाना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना एक स्टेटस का सिंबल बन जाता है। और तीसरी चीज है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के दिमाग में नौकरी वाली सोच, जहां बिना रिस्क लिए, बिना कुछ सोचे समझे एक ही ऑर्डर को फॉलो करना जिसके बदले फिक्स्ड सैलरी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट के लिए जॉब करना गलत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं नौकरी करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसा हो अगर हर पेरेंट अपने बच्चे की बिना प्रोबेबिलिटी देखे उसको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिलवाने लगे। कैसा हो जहां लोग बिना रिसर्च किए, बिना अपने बच्चे की मर्जी के अपनी जमीन बेच दें, बैंक से लोन ले लें और स्टेटस के लिए अपने बच्चे को इस रेस में डाल दें। कैसा हो अगर यही स्टेटस एक ऐसी लाइफ में कन्वर्ट हो जाए कि जहां इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर हो कि एक स्टूडेंट हर दिन अपने अंदर ही अंदर घुटने लगे। तमाम कोशिशों के बावजूद कोटा के स्टूडेंट पढ़ाई का प्रेशर झेलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। साल दर साल बढ़ने वाले स्टूडेंट के सुसाइड के आंकड़े पहले से खौफनाक थे, लेकिन इस साल 17 दिनों में 6 स्टूडेंट के सुसाइड से सब डरे हुए हैं। साल 2015 से लेकर 2024 तक अराउंड 124 स्टूडेंट ने कोटा में सुसाइड किया है और इस साल यानी 2025 का अनुमान है कि अराउंड 14 स्टूडेंट ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको 2025 में टोटल गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स थी 59,416 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल नीट एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो थे अराउंड 22 लाख। सक्सेस रेट सिर्फ 2.7% और इस साल टोटल यूपीएससी वैकेंसीज थी 979 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो थे 9,92,599, यानी सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 0.0986%। और इन सब में से हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स अपना परिवार, अपना घर छोड़कर नीट की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आते हैं। वो कोटा जो 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। हजारों लोग कोटा में बेरोजगार इधर उधर भटक रहे थे। आज उसी कोटा में लाखों गरीब माँ बाप अपनी जमीन बेचकर, अपने ऊपर लोन लेकर, दूसरों से पैसे उधार लेकर अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। और जो कोटा 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था, आज वो कोटा 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर करता है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री से। बड़े बड़े बैनर, लग्जूरियस हॉस्टल्स, टीचर महंगी कार से पढ़ाने के लिए आ रहे हैं ताकि स्टूडेंट को लगे कि ये बड़े टीचर्स हैं और स्टूडेंट के दिमाग में ये इमेज सेट हो जाए कि अगर एग्जाम क्लियर किया तो हम भी ऐसी महंगी कार में घूमेंगे, एक लग्जरी लाइफ जिएंगे। इसी वजह से आज के कोचिंग सेंटर्स अब कॉलेज कैंपस से भी बड़े हो गए हैं। रैंक बनाया, वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं, AIR1 वाला, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। टीचर्स के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि टॉपर इसी कोचिंग सेंटर से निकलना चाहिए। स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है कि किसी भी तरह मुझे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा वरना मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में भी यहाँ लोग बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की, बात करते हैं तो सिर्फ रैंक की। फिर स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस जाता है। फिर कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ से कुछ नया सीख कर जाऊंगा।
सब मार्क्स के पीछे भागने लगते हैं। पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा था उसका क्या। और वहीं जो मिडिल क्लास पेरेंट्स इन एग्जाम्स के लिए अपनी जमीन बेच दे रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस इंसान की सक्सेस को देखकर उनके अंदर ये उम्मीद जगी है, उसकी सक्सेस के पीछे 40 से 50 लाख ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में खूब मेहनत की पर वो फेल हो गए, जिनके बारे में आज कोई भी बात नहीं करता है। अब या तो वो बिना किसी मीनिंग के अपनी लाइफ को जी रहे होंगे या अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा लूजर समझ रहे होंगे। और इन सबसे अनजान एक मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चे को इन एग्जाम्स के पीछे लगा देते हैं, फिर उस बच्चे का पैशन कोई और ही के बीच में बोलते हैं कि मेरा बेटा तो कोटा में प्रिपरेशन कर रहा है, और पेरेंट्स की ये उम्मीद अब यकीन में बदल जाती है कि मेरा बच्चा अब तो क्लियर कर ही लेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है ये कोई नहीं सोचता। पेरेंट्स का ये जमीन बेचना, बैंक से लोन लेना, दूसरों से पैसे उधार लेना और पूरा यकीन रखना कि मेरा बच्चा अब पक्का क्लियर कर ही। और जब वो स्टूडेंट इन सारी बातों को सोचता है, जब उसके पास कोई नहीं होता जिससे वो इन सब बातों को शेयर कर सके, जब हर दिन वो इन बातों को अपने पेरेंट को ना बताकर अपने अंदर ही अंदर घुटने लगता है, फिर वो अपनी पढ़ाई के बारे में कम, अगर फेल हो गया तो क्या होगा इसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है। फिर वो पूरी तरह इस ट्रैप में फंस जाता है। वो कैसे बताए कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, कैसे बताए कि मम्मी पापा आपने जो जमीन बेची, आपने जो बैंक से लोन लिया, आपने जो उधार पैसे लिए थे वो सब बर्बाद हो चुका।